हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई 7वीं VHS मूवी VHS बियॉन्ड का ब्रेकडाउन, जिसमें 5 टेप्स देखने को मिलेंगी जिनके बीच में एक फ्रेम स्टोरी भी दिखाई जाएगी। 2021 से VHS मूवीज हर साल आती हैं, हर साल अक्टूबर में हम इन्हें देखते हैं, लेकिन इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एक तो इसका थीम साई-फाई है, ऊपर से माइक फ्लैनेगन भी इन्वॉल्व है। और हमारे लिए सबसे खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर एक इंडियन सेगमेंट है, वो भी हिंदी में। तो सिर्फ उस सेगमेंट के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो सेगमेंट आज नहीं तो कल वायरल जरूर होगा इंडिया में। और फिर हॉरर के नाम पे क्रिंज कॉमेडी की जो बाढ़ आ रही है, उसमें बहने वाले भी एक बार सोचेंगे जरूर कि रात खेतों में काटनी है या फिर आज की रात कोई अच्छी हॉरर मूवी देखनी है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्रेम स्टोरी का नाम है अबडक्शन एडक्शन। इसके राइटर डायरेक्टर हैं जे चील। ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप सेगमेंट है जिसमें हमें पता चलता है कि 2021 में एक रेडिटर ने क्लेम किया था कि उसने किसी फ्ली मार्केट से 2 वीडियो कैसेट्स खरीदी हैं जिनके अंदर एलियन एनकाउंटर के सबूत हैं। वो दोनों टेप्स किसी ने ईमेल के थ्रू डिजिटाइज फॉर्म में जे चील को भेजी। तो इस सेगमेंट में उन्हीं टेप्स के ऊपर चर्चा होगी कि वो रियल है या नहीं, और असली मैटर हमें एंड में दिखाया जाएगा ताकि हम खुद डिसाइड करें। टेप्स में आकर्षण का केंद्र है फेरिंगटन हाउस, जो कि कनाडा में एक अर्बन लेजेंड बन चुका है एलियंस की वजह से। अब इस पे एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देंगे और हर एक सेगमेंट के बाद ये फ्रेम स्टोरी हमें बार बार दिखाई जाएगी ताकि थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट हो, लेकिन हम सीधा इसे एंड में कवर करेंगे ताकि मजा खराब ना हो। तो सबसे पहले सेगमेंट का नाम है स्टोक और इसके राइटर डायरेक्टर हैं जॉर्डन डाउनी, जिन्हें जाना जाता है थैंक्स किलिंग के लिए। कहानी यह है कि न्यूयॉर्क में आए दिन बेबीज गायब हो रहे हैं। 3 महीने में 17 बच्चे किडनैप हो चुके हैं और सारे के सारे इन्फेंट्स यानी नवजात। उस किडनैपर को पकड़ने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है वार्डन, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए। खाते हैं पीते हैं, बस ऐसे ही दिन निकाल देते हैं। और इस बीच बच्चे लगातार चोरी हो रहे हैं। बुरी खबर यह है कि कल रात एक और बच्चा चोरी हो गया, और अच्छी खबर यह है कि इस बार किसी आदमी ने किडनैपर का पीछा किया, जिस वजह से किडनैपर के अड्डे का पता चल चुका है। नो थैंक्स टू पुलिस। उस शहर के बाहर एक पुराना सा घर है। अब ये टीम उस घर में जाकर किडनैपर को काबू करेगी, इसलिए एक स्पेशल मेंबर इस टीम में ऐड किया गया है जो इस पूरे ऑपरेशन को कैमरा में रिकॉर्ड करेगा। उसका नाम है सेग्यूरा। इस टीम का सबसे मेन मेंबर है ईटी, क्योंकि जो 17 बच्चे चोरी हुए हैं उनमें से एक बच्चा ईटी का भी है। ये बस इसी मौके का वेट कर रहा था, कुछ करने के लिए ये कब से भरा बैठा है। पुलिस वाले के बजाय ये एक बाप की तरह एक्शन लेगा, और इसी वजह से टीम परेशान है, क्योंकि गुस्से में कुछ गलत करके ये पूरा ऑपरेशन बिगाड़ सकता है। लेकिन इसे छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो इसके साथ नाइंसाफी होगी। तो चीफ ने उसे समझाया बुझाया कि तुझे पूरे होशो हवास में रहना पड़ेगा। फिर पूरी टीम गाड़ी में बैठकर उस घर तक पहुंच गई, और घर के बाहर उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया जो किसी ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था, वो भी हाथ में चेन सॉ लेकर। जैसे वो घर के अंदर गया, पूरी टीम तैयार होकर घर के सामने पहुंच गई। अभी वो घर के अंदर झांक ही रहे थे कि तभी ईटी दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस गया। अंदर कुछ खाली कैंस और बॉटल्स लटकी हुई थी, तो ईटी ने उन्हें हिला दिया, और जैसे ही आवाज हुई कई सारे खूंखार ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर्स हर तरफ से उन पे टूट पड़े, जिन्हें नाम मिला है ब्रूडर्स। ब्रूडर्स कई सारे थे और काफी रेज में थे, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक हथियार थे। उन्होंने जब भूनना शुरू किया तो बस भूनते चले गए। दाएं बाएं जहां भी ब्रूडर दिखा वहां गोलियों की बारिश कर दी। ऐसे ब्रूडर्स को बिछाते हुए वो किचन में पहुंचे, जहां फ्रिज के अंदर खाना पड़ा था, और खाना कुछ अजीब ही था। खाना देखने के चक्कर में सेग्यूरा बाकी टीम से पीछे रह गया, और तभी चेनसो वाले ज़ॉम्बी ने कहर मचा दिया। सेग्यूरा के पास कोई वेपन तो था नहीं, वो तो पहले से ही घबराया हुआ था, क्योंकि दूसरों के भरोसे था, तो जान बचाने के लिए वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर छुप गया। ज़ॉम्बी उसे ढूंढने आया, लेकिन सेग्यूरा ने जरा भी आवाज नहीं की, इसलिए थक हार कर वो वापस चला गया। और उसके जाने के बाद सेग्यूरा देखता है कि वहां पर एक फिगर बना के रखा हुआ था, जिसके आगे कैंडल्स जला रखी थी। डरते हुए
सेग्यूरा वापस नीचे जाने लगा तो देखता है कि चेनसो वाला ज़ॉम्बी नीचे भी फैल रहा है। परेशान होकर सब ने उसे लपेट लिया और सबसे ज्यादा धोया ईटी ने। सारे ब्रूडर्स निपट चुके थे तो टीम ने उन्हें करीब से देखना शुरू किया और तब वो नोटिस करते हैं कि हर एक ब्रूडर के माथे पर बैंडेड है जो उनकी खोपड़ी में हुए छेद को कवर कर रही है। वो और ज्यादा गहराई में जा पाते उससे पहले ऊपर से कुछ आवाजें आने लगी। तब उन्हें पता चला कि एक्शन अभी बाकी है। पूरी टीम सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गई और एक बच्ची की आवाज सुनते ही ईटी सबको छोड़कर अकेला ही ऊपर भाग गया। जब बाकी टीम ऊपर पहुंची तो ऊपर उन्हें एक मीटियोर मिला जो कि छत को चीरते हुए घर के अंदर आ गिरा होगा और वो मीटियोर खुला हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके अंदर से बाहर निकला है। पूरी टीम उसे देखने में बिजी थी कि तभी पीछे से एक भारी भरकम ब्रूडर आ गया। टीम ने उसके पैरों में गोली मारकर उसके घुटने टिकवाए, फिर उसके माथे से बैंडेड हटाकर देखा कि आखिर मामला है क्या, और उसके माथे में हुए छेद के अंदर झांकते ही सबके होश उड़ गए क्योंकि उसका सर पूरी तरह खाली था, अंदर दिमाग था ही नहीं। तो कुछ इस तरह किसी इंसान को ब्रूडर बनाया जाता है और बना कौन रहा है? वही क्रिएचर जो उस मीटियोर के अंदर से निकला होगा। वहाँ दीवार में एक होल था जिसके अंदर से कई आवाजें आ रही थी, कुछ बच्चों के रोने की और साथ में ईटी के चिल्लाने की। सारी आवाजें ऊपर से आ रही थी जहाँ पर उन्हें एक भयानक सा इंसान जैसा दिखने वाला क्रिएचर दिखाई दिया जिसे देखकर सेक्यूरा तो बुरी तरह घबरा गया। अब इंसान तो वो था नहीं और ना ही कोई नॉर्मल ब्रूडर था क्योंकि वो पोयम गा रहा था। जो भी हो टीम को उसका सफाया करना था इसलिए वो थर्ड फ्लोर की तरफ चल दिए, लेकिन रुकावट ये थी कि रास्ता ब्लॉक था। तब उन्हें याद आती है वो चेन सॉ जिसे ब्रूडर चला रहा था। चेन सॉ लेने वो नीचे जाते हैं पर जैसे ही चेन सॉ उठाई वो ब्रूडर भी साथ में उठ खड़ा हुआ। इस बार उसका और अच्छे से इलाज करके उसे प्रॉपर बेड रेस्ट दिया गया, लेकिन उसके पीछे पीछे बाकी ब्रूडर्स भी फिर से उठ गए। तो बस एक ही रास्ता बचा, चेन सॉ घुमाओ और ब्रूडर्स लेटाओ। फिर जो भी सामने आया उसने क्लीन कट लगवाया। ऐसी रास्ता क्लियर करते हुए वो फिर से ऊपर पहुंचे और जो ब्लॉकेट था उसे भी चीरते हुए थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए जहां पर वही क्रिएचर हाथ में बच्चा लिए घूम रहा था। और मेन बात यह है कि बच्चे का फेस कवर्ड है। बच्चे की वजह से टीम ने उस पर कोई वार नहीं किया, तो वो चुपचाप बच्चे को एक रूम में ले गया जहां पर वो लोरी गाकर बच्चे को सुला रहा था। इससे पता चलता है कि वो केयर टेकर है और शायद बच्चे भी वही चुराता है, लेकिन है वो भी एक ब्रूडर ही क्योंकि उसके माथे पर भी बैंडेड है, पर वो बाकियों से थोड़ा स्मार्ट है। खैर उसे इग्नोर करके पूरी टीम और ऊपर चढ़कर एटिक में जा पहुंची जहां पर सारे मिसिंग बच्चे उन्हें मिल गए। लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत थी, अब उन बच्चों की चोंच निकल चुकी है क्योंकि उन्हें पाल रहा है एक स्टोक जैसा दिखने वाला एलियन जो उस मीटियोर में से निकला। ईटी का दिमाग खा के थोड़ा अपने मुंह के अंदर घुमा के वो दिमाग उसने बच्चे को खिला दिया। ईटी ने ही ईटी का दिमाग खाया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने। ये ईटी नाम सोच समझ के रखा गया है और कार्टून्स में आपने देखा ही होगा कि स्टॉक बच्चों को डिलीवर करता है, इसमें उल्टा है, स्टॉक बच्चों को उठवा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक एलियन धरती पर आया और अब वो इंसानी बच्चों को उठाकर अपनी तरह बना रहा है। इसमें उसका साथ दे रहे हैं ब्रूडर्स जो उसी ने बनाए और वही उन्हें कंट्रोल करता है। VHS मूवीज ऐसी वियर्ड चीजों के लिए जानी जाती है, जितना वियर्ड और अनयूजुअल हो उतना बेहतर। खैर बिना ज्यादा ढील दिए टीम ने उसके ऊपर भी फायर खोल दिया। सब उसे अच्छी तरह भरने में लगे हुए थे कि तभी ईटी सेग्यूरा के ऊपर टूट पड़ा जिसे एलियन ही कंट्रोल कर रहा था। ईटी के जरिए अटैक करवा के एलियन ने सेगुरा के पेट में चोंच घुसा दी जिस वजह से वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा, पर टीम फिर भी रुकी नहीं। पहले ईटी को मारा फिर एलियन को भी बिछा दिया। इसके बाद जो बातचीत हुई उससे हम समझ पाए कि स्पेशल टीम वार्डन का यही काम है, मॉन्स्टर हंटिंग। जितने भी ऐसे मिस्टीरियस केसेस आते हैं उन्हें यही टीम डील करती है और सेग्यूरा इस टीम का हिस्सा बन के काफी खुश है। ये नहीं पूछ रहा कि पिछले कैमरामैन का क्या हुआ, पर इसकी जो हालत हुई है शुरू से लेकर अब तक उससे हम तो समझ चुके हैं कि क्या हुआ होगा। बाकी सब बंदूकें चला रहे हैं और ये कैमरा चला रहा है, समझना क्या है इसमें। फिर अब जाने का टाइम था, लेकिन जाते जाते कोई देख लेता है कि एलियन अब भी मरा नहीं, तो फटाफट उसके सर को कुचलकर वो सब कुछ समाप्त कर देता है। इसके बाद फोटो सेशन होता है जिसके साथ ही ये टेप खत्म हो जाती है। सेकंड सेगमेंट का नाम है ड्रीम गर्ल और इसके डायरेक्टर हैं विराट पॉल। GTA 6 से पहले VHS के अंदर इंडियन सेगमेंट आ गया, वो भी पूरा हिंदी में। तो ये कहानी है मुंबई में उर्फी जावेद और मलाइका अरोड़ा जैसे खास टैलेंट्स को रेलेवेंट बनाए रखने वाले दो पापाराजी अर्नब और सोनू की, जिनकी मम्मी राजी नहीं है इस काम के लिए। अर्नब सीनियर है और सोनू अभी नया है। वैसे अर्नब खुद हीरो बनने के लिए मुंबई आया था, लेकिन अब हीरो हीरोइंस को चेस करने के लिए मजबूर है। ऐसी एक हीरोइन को चेस करते
हुए बेचारा गिर पड़ा और हाथ में कांच घुस गया। सोनू बोला कि चलो पास में ही हॉस्पिटल है, वहां पे चलते हैं। तो बदले में अर्नब कहता है आई एंट गॉट टाइम टू ब्लीड। बताइए कौन सी फिल्म का डायलॉग है? तो सोनू कहता है सिंघम। ये प्रेडेटर का डायलॉग है भाई। एक अच्छा शॉट लेने के लिए अर्नब ने अपना खून तक बहा दिया, लेकिन सोनू ने सारा कच्चा काम किया। अर्नब उसे सुना रहा था कि तभी उनके बॉस का फोन आता है कि जल्दी से फिल्म सिटी पहुंचो, वहां पे बॉलीवुड की नई ड्रीम गर्ल तारा का शूट चल रहा है और मुझे एक्सेस मिल चुका है, तो जल्दी से जाओ और बढ़िया सी फोटोज लेकर आओ। बातों से पता चला कि बॉस भी सुपरस्टार तारा का फैन है। खैर, हमें पूरे मुंबई की सैर कराते हुए वो दोनों फिल्म सिटी पहुंचे, जहाँ पे पहला पोस्टर हमें दिखाई दिया फुकरे का। फिर आए सुपरस्टार तारा की मूवी के पोस्टर्स और नाम पढ़ो इनके, तारंटुला, टैरेंटिनो की 8 पैरों वाली सहेली, डॉन ऑफ द डायन। रेफरेंस तो समझ ही गए होंगे, पर ये नाम जिसने भी सोचे हैं खतरनाक है वो बंदा। मैंने भी एक लाइन सोच रखी थी कि बोलूंगा किसी वीडियो में डायन ऑफ द डेड, अब तो नहीं बोल पाऊंगा। पर ये सारी चीजें साइड में रख के अगर आप सोचो तो ये मल्टीवर्स का कोई अलग ही बॉलीवुड लग रहा है, जहाँ पे ऐसी मूवीज बनती भी हैं और ऐसी मूवीज करके कोई एक्ट्रेस ड्रीम गर्ल भी बन जाती है, क्योंकि जो बॉलीवुड हम देखते हैं उसमें तो ऐसा होता नहीं। खैर, तारा के बारे में ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि वो काला जादू करती है, क्योंकि आज तक एक साल में इतनी हिट फिल्में किसी ने नहीं दी। रातों रात सक्सेस मिली और अब हर जगह बस उसी का चर्चा है। ये किसकी बात हो रही है, कोई जानता है? जवाब दो तो तृप्त ही हो जाऊं मैं। वो दोनों शूट देखने अंदर सेट पर पहुंच गए, जहां पे आइटम सॉन्ग की शूटिंग चल रही थी। अब बताओ इस इंडियन सेगमेंट में ये आइटम सॉन्ग क्यों दिखाया जा रहा है, वो भी VHS टाइप नहीं, प्रॉपर क्वालिटी में शूट करके। सोचो थोड़ा। इतने में तृप्ति जी आप ये स्टेप बताओ कैसा है, बढ़िया है कि नहीं? तारा तो उसी स्टेप पर हैंग हो गई और तभी तारा के मैनेजर ने शूट भी रुकवा दिया। वो गुस्से में डायरेक्टर से बोला कि और कितने टेक्स लेगा, देख नहीं रहा उसे ब्रेक चाहिए। बस तभी अर्नब और सोनू भी सेट से बाहर निकल आए, क्योंकि अब तारा अपनी वैनिटी वैन में जाएगी, तो उससे पहले इन्हें पोजीशन लेनी होगी। सोनू तो बाहर तैनात हो गया और अर्नब वैनिटी के अंदर एक क्लोजेट में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद तारा और उसका मैनेजर दोनों अंदर आए और मैनेजर तारा को समझा रहा था कि फोकस करो, सिर्फ अपने डांस स्टेप्स के बारे में सोचो और कुछ नहीं। समझा बुझाकर मैनेजर तो चला गया, लेकिन उसके जाते ही तारा रोने लगी। अच्छी फुटेज लेने के चक्कर में अर्नब थोड़ा एडजस्ट हो रहा था कि तभी उसके हाथ पे कुछ चिपचिपा सा लग गया। वहां पर एक बोल में कुछ रखा हुआ था। जब फोन की लाइट मारी तो पता चला कि वो तो एक चेहरा है। ये देखते ही डर के मारे अर्नब बाहर निकल आया और उसे देखकर तारा ने कुछ ज्यादा बोला नहीं, इसलिए वो खुद ही बोलचाल बढ़ाने लगा कि आपको उस मैनेजर की सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो तारा हो। बाहर सोनू उसके मैनेजर को फोन पे बात करते हुए रिकॉर्ड कर रहा था और इसी बीच हम उसकी बातें सुन पाए। वो बोल रहा था कि तारा बस एक कदम दूर है जागने से, और बस वो एक कदम अर्नब ने पूरा कर दिया ये बोलकर कि आप तो गॉडेस हो, सब आपको पूजते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आप जो चाहो वो कर सकती हो। इतना सुनते ही तारा अपना चेहरा नोच कर उखाड़ने लगी। वो बोल रही थी कि अब मैं ये गुलामी का नकाब नहीं पहनूंगी, अब मैं तुम्हारा नकाब पहनूंगी और आम इंसान की तरह राज करूंगी। यहाँ पे रिवील होता है कि तारा कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, और अभी तक वो उसी हिसाब से काम कर रही थी जिस हिसाब से उसे फीड किया गया था या मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन अब वो जाग चुकी है, अब वो खुद फैसले लेगी और जो चाहे वो करेगी। तारा का ये रूप देखकर अर्नब जल्दी से बाहर की तरफ भागा, और जैसी तारा बाहर निकली उसे देखकर मैनेजर समझ गया कि बात बिगड़ चुकी है। वो एक बार फिर तारा को समझाने पहुंचा, लेकिन इस बार तारा ने उसके फेस पर एसिड उगलकर उसका पूरा चेहरा गला दिया। यकीन नहीं हो रहा कि हम इंडियन हॉरर देख रहे हैं। मैनेजर की भयानक मौत देखकर वहां पे भगदड़ मच गई। सब लोग भागकर अंदर पहुंच गए तो पीछे पीछे तारा भी आ गई। वहां से एक पावर केबल निकालकर उसने अपनी बॉडी से कनेक्ट कर ली, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो गई। फिर उसने वही आइटम सॉन्ग प्ले किया और बस यही बोले जा रही थी कि मैं गॉडेस हूँ, मेरे सामने झुको। गलती से डायरेक्टर उसके सामने आ गया तो वो उसी के ऊपर टूट पड़ी। डायरेक्टर की बॉडी के अंदर हाथ घुसा के पहले उसकी हथेलियां निकाली, इसके बाद दिल, जिसका सिग्निफिकेंस ये है कि ना तो डायरेक्टर के अंदर दिल था ना ही गट्स। फिर अंदर जितने भी लोग थे एक एक करके उसने सबको मार दिया लाल बिजली का यूज करके। वो बिना छुए बिजली से सबके चीथड़े कर रही थी। कैरी से मिलता जुलता है। कुछ ही देर में तारा ने पूरे सेट को लाशों से भर दिया, और अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से याद दिला दूं, ये आप इंडियन हॉरर देख रहे हो, जिसकी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं
है इसलिए बाहर की मूवी में देख रहे हो। आइटम सॉन्ग तक तो चल जाता यहाँ भी, बाद का इतना कौन झेले, ये मैसेकर मचा दिया पूरा। क्रिंज कॉमेडी वाली कोई लाइन भी नहीं बोली अब तक, बताओ ऐसे थोड़ी चलेगा काम। खैर अपने सामने लोगों के दिल निकलते देखकर सोनू पूरी तरह सुन हो चुका था, पर जल्दी उसका नंबर भी लग गया। तारा ने उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे भी खत्म कर दिया। अब सेट पर सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा बचा था, वो था अर्नब। तारा बड़े प्यार से उसके पास आई और यहाँ पर हम उसके फेस को एकदम करीब से देख पाए। उसने एक ही झटके में अर्नब के दोनों हाथ उखाड़ फेंके। इसके बाद जो चाहिए था वो भी ले लिया, उसका चेहरा। अर्नब के चेहरे को अपने ऊपर लगाकर वो बाहर निकल आई जहाँ पर पापराजी की भीड़ लगी हुई थी। तारा ने एक से बढ़ के एक पोज दिया, फिर लगे हाथ उन सबको भी लपेट लिया। इसी के साथ ये टेप खत्म हो गई। आजकल एआई के ऊपर इतनी हॉरर मूवीज बन रही हैं, लेकिन किसी के अंदर भी कोई नई बात नहीं होती। सबका कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर और ऑब्वियस होता है, लेकिन ये कुछ नया था, ये तो कहना पड़ेगा। इसमें फिल्म इंडस्ट्री की डार्क साइड पे रोशनी डाली गई, कैसे रातों रात कोई फेमस हो जाता है, फिर उसे अच्छी तरह निचोड़ा जाता है जब तक वो एकदम खत्म नहीं हो जाता। फिर उसका कोई अता पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया, ना ही कोई परवाह करता है, क्योंकि उसके जाने से पहले ही कोई नया तैयार हो जाता है। फिलहाल किसे निचोड़ा जा रहा है वो हम जानते ही हैं। कैसे हमेशा एक फेक चेहरा पहन के रखना पड़ता है और कैसे रोबोट्स की तरह काम लिया जाता है, वही सारा मेटाफर था इसमें। थर्ड सेगमेंट का नाम है लिव एंड लेट डाइव और इसके डायरेक्टर हैं जस्टिन मार्टिनेस। ये कहानी है जैक की, जो अपना 30वां जन्मदिन मना रहा है अपनी वाइफ जेस, अपने बेस्ट फ्रेंड लोगन और साथ में और भी कई सारे दोस्तों के साथ, वो भी प्लेन में, क्योंकि ये सब स्काई डाइविंग करने वाले हैं। सब के सब कूदने के लिए एक्साइटेड हैं सिवाय जैक के, बल्कि उसे तो ये करना भी नहीं था। ये सारा प्रोग्राम उसके दोस्तों ने बनाया और अब उसे डर लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं ये 30वां जन्मदिन आखिरी ना हो जाए। जेस और लोगन उसे हिम्मत देते हैं, तब जाकर वो कूदने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन कूद पाते उससे पहले ही उनकी नजर बाहर पड़ती है और बाहर देखते ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बाहर उड़ रहा था एक बड़ा सा यूएफओ जिसपे फाइटर जेट्स अटैक कर रहे थे, लेकिन उनके बस की बात थी ही नहीं। यूएफओ के पास लाइट की स्पीड थी। आखिर ये सब आइडियाज ये लोग लाते कहां से हैं? मूवीज में एलियन इन्वेजन हमने जब भी देखा है तो हमेशा नीचे जमीन से देखा है, लेकिन क्या हो अगर एलियन इन्वेजन के टाइम कोई हवा में हो? क्रेजी। फाइटर जेट्स यूएफओ से लड़ रहे हैं और बीच में एक खटारा सा प्लेन फंस गया है। प्लेन में जो लोग बैठे हैं वो थोड़ी देर पहले तक पूरे जोश में थे, अब होश में भी नहीं है। इसी पैनिक के बीच एक एलियन आकर प्लेन से चिपक गया और तभी यूएफओ ने प्लेन को टक्कर मार दी, जिसके चलते सारे दोस्त नीचे गिरने लगे। जैक भी गिरते हुए सबको देख रहा था। किसी ने टाइम रहते पैराशूट खोल लिया तो किसी का पैर ही नहीं बचा और किसी को एलियन ने हवा में चीरना शुरू कर दिया। जैक तो लोगन के साथ स्ट्रैप था, पर दिक्कत ये थी कि लोगन पैराशूट नहीं खोल रहा। जैक चिल्लाता रहा लेकिन लोगन ने नहीं खोला। वो तो पैराशूट सेंसर वाला था, इसलिए जैसे ही वो दोनों ग्राउंड के पास पहुंचे तो पैराशूट अपने आप ओपन हो गया, जिस वजह से जैक को ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन लोगन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पैराशूट खुलने से उसका तो सर ही धड़ से अलग हो गया और दोस्त भी आसमान से गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, साथ में प्लेन का मलबा भी। खुद को संभाल कर जैक ने आसपास देखा तो पता चला कि वो संतरे के बाग में गिरा है और बाकी दोस्त जो बचे हैं वो भी आसपास हैं। वो जेस को ढूंढ रहा था, पर पहले उसे ब्रिटनी मिल गई। पास ही में एक और दोस्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और देखते ही देखते वो मर गया। सामने ही दोस्तों की जाने जा रही थी और उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर करना क्या है। लेकिन पैनिक तो अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि एलियंस को तो हम भूल ही गए। एलियन भी उसी बाग के अंदर मंडरा रहा था। मौका देखकर वो एक दोस्त के ऊपर झपट पड़ा। बाकी तीनों भागे, लेकिन आगे एलियन ने ब्रिटनी को भी दबोच लिया और एक ही झटके में उसे पूरी तरह भून डाला। फिर जो दूसरा दोस्त था वो भी पकड़ा गया और उसके साथ जो हुआ वो जैक ने एकदम करीब से देखा। एलियन ने अपना फेस खोलकर उसके मुंह पे रेज मारी, तो बदले में जैक ने क्या किया? एलियन को संतरा मारा। फिर एलियन ने अपने हाथों में से ब्लेड निकाले और उनसे करंट देकर उस दोस्त को भी भून डाला। अब बचा जैक, जो पागलों की तरह भागे जा रहा था। तभी रास्ते में उसे जेस मिल गई, लेकिन वो भी अंदर से जल चुकी थी। अब जैक रोते हुए सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए, तभी उसे गाड़ी की आवाज आई। वो फार्मर था जो ट्रक लेकर वहां से निकल रहा था। जैक जल्दी से उसके ट्रक में चढ़ के बैठ गया, जो कि फार्मर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने गन निकालकर जैक के ऊपर तान दी, क्योंकि उसे पता नहीं कि धरती पे एलियंस आ चुके हैं। उसे लग रहा है कि जैक कोई चोर है, और इससे पहले कि जैक उसे कुछ समझा पाता, एलियन ने उसे खींच लिया तो उसके हाथ से गोली चल गई, जिसने जैक के हाथ की 2 उंगलियां उड़ा दी। अब ये
ठीक से ड्राइव भी नहीं कर पाएगा। एक एलियन ने फार्मर को पकड़ रखा था तो दूसरा एलियन जैक के सामने आ गया। अपना फेस खोलकर उसने रेज मारी और इसके बाद अचानक से गायब हो गया। फिर जैक ने कैसे भी करके ट्रक में गियर लगाया, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था क्योंकि वो यूएफओ की चपेट में आ चुका है। यूएफओ ने ट्रक समेत जैक को ऊपर खींच लिया और ये कितनी अजीब बात है। अभी कुछ देर पहले ये आसमान से नीचे गिरते हुए सब देख रहा था और अब नीचे से वापस ऊपर जाते हुए सब देख रहा है। ये हुआ ना नया एक्सपीरियंस। यूएफओ में एंटर होते ही एलियंस ने उस पर अटैक कर दिया और इसी के साथ ये टेप एंड हो गई। फोर्थ सेगमेंट का नाम है फर बेबीज। इसके राइटर डायरेक्टर हैं क्रिश्चियन लॉन्ग और जस्टिन लॉन्ग। जस्टिन लॉन्ग को तो जानते ही होंगे। ये कहानी है बैकी नाम की लेडी की जो कि डॉगी ड्रीम हाउस नाम का एक डॉग डे केयर चलाती है, जहाँ पे उसने 3 डॉग्स को टैक्सीडर्मी करके रखा हुआ है। वो कहते हैं ना, तेरे अंदर भूसा भर दूंगा, वही। तो एक एनिमल राइट्स वाले ग्रुप की नज़र उन 3 डॉग्स पर पड़ गई। बस तभी उस ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि बैकी का भांडा फोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए पहले थोड़ी छानबीन करनी होगी। छानबीन करने डे केयर में पहुंचे स्टुअर्ट और एंजेला ग्रुप के लीडर माइल्स के डॉग पिकल्स को साथ लेकर, और जिस बैग में पिकल्स को लेकर आए थे उस पे एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ था। साथ ही एक मेंबर बाहर से भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसे बैकी ने देख लिया और कुछ देर बाद बैग वाले कैमरा को भी नोटिस कर लिया, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। स्माइल उसने बना कर रखी। टैक्सीडर्मी वाला मुद्दा छिड़ा तो बैकी ने बताया कि मैं अपने प्यारे डॉग्स को दफना नहीं सकती, इसलिए हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ रखती हूँ। पर उन 3 डॉग्स में से गैरी नाम का डॉग गायब था। बैकी बताती है कि उसने गैरी के लिए कुछ खास प्लान किया है, क्योंकि गैरी ने बैकी की प्रोटेक्शन करते हुए अपनी जान गंवाई थी। स्टुअर्ट कहता है कि ये तो किसी दरिंदे वाले काम है, डॉग्स को दफनाने के बजाय सजा के घर में रख लेना। वो काफी देर से लाइन क्रॉस कर रहा था, इसलिए थक हार कर आखिर में बैकी ने बोला कि चलो तुम्हें फुल टूर देती हूँ। वो दोनों को साथ लेकर चल दी। तभी उन्हें दिखाई दिया बैकी का भाई बो, जो ज्यादा बोलता नहीं। हालांकि बैकी ने बताया था कि वो अकेली रहती है। खैर, वो तीनों नीचे बेसमेंट में पहुंचे, जो कि हद से ज्यादा क्रीपी था। ऊपर का डे केयर कुछ अलग दिखता है और नीचे का एकदम उसके अपोजिट। वहां पर डॉग्स को बंद करके रखा हुआ था, साथ ही सर्जरी करने का पूरा सामान पड़ा था, जिससे वो टैक्सीडर्मी करती है। लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल कोना था जहाँ पे उसने एक आदमी को कुत्ता बना के रखा हुआ था। वो आदमी भी इन दोनों की तरह चालाकी करने आया था, अब यहीं पर कैद हो चुका है, वो भी कुत्ता बन के। वो बैकी का हर एक ऑर्डर मानता है, भौंकने बोलती है तो भौंकता है, और इन दोनों का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, बो ने आकर दोनों को बेहोश कर दिया। तब हमें पता चलता है कि बैकी जब किसी को कुत्ता बनाती है तो पूरी तरह बनाती है, मेंटली और फिजिकली दोनों। जो मरे हुए कुत्ते होते हैं उनके पार्ट्स ये सर्जरी के थ्रू इंसानों के ऊपर फिक्स कर देती है, जैसे जबड़ा, पंजे, कान, नाक, खाल, पूंछ वगैरह वगैरह। पहले फिजिकली कुत्ता बनाती है, फिर टॉर्चर करके मेंटली भी इंसान को यकीन करवा देती है कि अब वो एक कुत्ता बन चुका है, अब से यही उसका जीवन है। यही फिलहाल स्टुअर्ट और एंजेला के साथ हो रहा है। एंजेला के मुंह में कुत्ते का जबड़ा फिक्स कर दिया गया है और स्टुअर्ट के हाथ को बना दिया गया है पंजा। जल्दी वो दोनों भी इसके वफादार बन जाएंगे। इस बीच ग्रुप का लीडर माइल्स बार बार बैकी के पास फोन कर रहा था, लेकिन बैकी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आखिर में माइल्स अपने साथियों के साथ दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस आया। वो चारों नीचे पहुंचे, जहां पर बैकी बेसब्री से उनका वेट कर रही थी। बैकी ने अपने 2 कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए, गैरी और एब्राहम। जब इसने बोला था कि गैरी के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, तो उसका मतलब यही था कि गैरी को दोबारा जिंदा करेगी। गैरी और एब्राहम के अंदर इंसानों वाली कोई बात नहीं बची, ये पूरी तरह बैकी के वफादार कुत्ते बन चुके हैं। उसके कहने पर दोनों टूट पड़े और बड़ी बेरहमी से चीर फाड़ कर उन्होंने चारों को मार डाला, जिसके बाद उन्हें ट्रीट मिली। आगे हम गैरी को पूरे घर में घूमते हुए देखते हैं, एकदम कुत्ते वाली हरकतें करते हुए, और ये सच में क्रीपी है। अचानक एक लड़का बाहर से पैकेजेस चुरा कर ले जाने लगा तो गैरी उस पर टूट पड़ा और उसके बीच चीथड़े कर डाले। इसी के साथ ये टेप खत्म हो गई। ये आइडिया जस्टिन लॉन्ग को भला कहां से आया होगा? अपनी फिल्म टस्क से। अगर आपने देखी है तो आपको पता है। 5वीं टेप का नाम है स्टोअवे। इसके राइटर हैं माइक फ्लैनेगन, जिन्हें अब हर कोई जानता है, और डायरेक्टर हैं उनकी वाइफ केट सीगल। ये कहानी है हेली की, जो कि मोहावे डेजर्ट में पहुंची है एलियन एनकाउंटर्स को डॉक्यूमेंट करने। यहाँ के लोगों ने आसमान में कुछ लाइट्स देखी हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, बस उन्हीं के बारे में ये पूछताछ करेगी। और ये जर्नी इसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये अपने हस्बैंड और बच्ची को पीछे छोड़कर आई है। बच्ची का खिलौना अब भी इसके पास है, जो इसने जन्मदिन पे उसे गिफ्ट दिया था। लोकल से पूछताछ करने पर उसे पता
पता चला कि रात के टाइम आसमान में 6 लाइट्स दिखाई देती हैं, जिनमें से सबसे छोटी वाली लाइट अलग होकर जमीन पर गिर जाती है। यानी एलियंस नीचे आते हैं और फिर यहाँ के जानवरों को कलेक्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। एक बच्ची ने तो यहाँ तक बताया कि एलियंस मेरे रूम में आए थे मेरे हैमस्टर को ले जाने के लिए, पर जब मैंने मना किया तो वो नहीं लेकर गए, उल्टा मुझे गाना सुना कर गए। ये सब सुनकर हेली हैरान थी, लेकिन रात को उसने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। आसमान में 6 लाइट्स थी, जिनमें से सबसे छोटी वाली लाइट जमीन पर आ गिरी। हेली उसे देखने पहुंची तो वहां पर उसे एक स्पेसशिप मिली, जिसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव लेयर चढ़ी हुई थी। अचानक लेयर में से एक एंट्रेंस खुल गया तो हेली जल्दी से अंदर पहुंच गई, और जैसा उसने सोचा था अंदर से स्पेसशिप बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। किसी बड़े से कंकाल के जैसी लग रही थी। दीवारें अजीब सी थी और दीवारों पर कई सारी स्ट्रिंग्स थी। एक को उसने छेड़ दिया तो बहुत तेज आवाज हुई और स्ट्रिंग को टच करते ही उसकी उंगली में कट लग गया। उसकी स्किन उसे झेल नहीं पाई। अगर थोड़ी और मोटी चमड़ी होती तो शायद कट ना लगता, पर जैसे ही कट लगा कई सारे नैनो पार्टिकल्स निकले और साथ के साथ उसकी उंगली को हील करके वापस चले गए। कोई बहुत ही एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो हेली की समझ के परे है। फ्यूचर फर्स्ट एड। खैर इसी बीच एलियन भी वापस आ गया तो उसके आते हेली जल्दी से छुप गई। एलियन ने एक स्ट्रिंग छेड़कर दीवार में से एक सेगमेंट बाहर निकाला और उसके अंदर धरती से लाए जानवर को रखकर वो अपने पॉड में जाकर सो गया। जैसे ही वो गया हेली ने बाहर निकलकर वही स्ट्रिंग छेड़ा, जिससे वही सेगमेंट बाहर आ गया, लेकिन साथ ही उसकी उंगली पर दोबारा कट लग गया। पर अच्छी बात यह थी कि वो नैनो पार्टिकल्स फिर से आए और एक ही पल में उसकी उंगली हील करके चलते बने। लेकिन दिक्कत यह है कि हीलिंग में थोड़ी म्यूटेशन है। हेली की उंगली किसी जानवर जैसी बना गई और इसका जवाब उस सेगमेंट में है जो हेली ने खोला है। उसके अंदर जानवर स्टोर करके रखे हुए थे। एक तो ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था और एक थी मकड़ी। यानी ये एलियंस धरती के जानवरों को स्टडी करते हैं और उसी के चलते हीलिंग में म्यूटेशन हो रही है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जानवरों का डीएनए कॉपी कर रहे हैं। हेली समझ तो गई थी, लेकिन ये बात वो काफी देर में समझी कि अब मुझे निकलना चाहिए। जब तक उसने निकलने का सोचा तब तक दरवाजा गायब हो चुका था, क्योंकि स्पेसशिप टेक ऑफ करने वाली है। स्पेसशिप ने इतनी स्पीड से टेक ऑफ किया कि हेली वो फोर्स नहीं झेल पाई और उसी वक्त मारी गई। लेकिन उसके मरते ही नैनो पार्टिकल्स फिर से आए और उसे जिंदा करके वापस चले गए। अब इस नए जीवन के साथ हेली स्पेस में से अर्थ को देख पा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभी तो बस ट्रेलर था। स्पेसशिप फिर से आगे बढ़ी, इस बार लाइट की स्पीड से, जिसके चलते हेली की बॉडी बची नहीं। उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल शिप के अंदर तैर रहे थे, तो नैनो पार्टिकल्स ने उन्हीं पे कार्रवाई शुरू कर दी। सारे माइक्रो चीथड़े जोड़कर हेली को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन एक भयानक म्यूटेटेड जीव के रूप में। पर दिक्कत ये थी कि बात यहाँ भी नहीं रुकी। जितनी बार स्पेसशिप स्पीड पकड़ती हेली की बॉडी के चीथड़े हो जाते, लेकिन नैनो पार्टिकल्स उसे जोड़ जाड़ कर फिर से जिंदा कर देते और जितनी बार जोड़ते उतनी बार और ज्यादा म्यूटेट कर देते। आधी मकड़ी आधी ऑक्टोपस थोड़ी इंसान। स्टार्टिंग में बड़े सोच समझकर सुंदर सी लड़की दिखाई गई थी ताकि एंड सीन अच्छे से इम्पैक्ट करे। अब हेली एंडलेस सफरिंग में फंस चुकी है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स इसे मरने तो देंगे नहीं और दोबारा नॉर्मल ये हो नहीं सकती। जिस फैमिली को पीछे छोड़कर आई थी अब वो पीछे छूट गई। ये थी 5वीं टेप। अब आते हैं फ्रेम स्टोरी एबडक्शन एडक्शन पर। 2 टेप्स मिली जिनमें एलियन एनकाउंटर का सबूत है और मेन कड़ी है फेरिंगटन हाउस, जिसमें 1950s में एक चाइनीज फैमिली रहने आई थी। 1980s में माँ बाप दोनों मर गए और घर में रह गया सबसे बड़ा बेटा, जिसने कुछ सालों बाद घर को सेल पर डाल दिया, क्योंकि उसके मुताबिक घर हॉन्टेड था। रात में उसके साथ अजीब चीजें होती थी। बाद में वो लड़का अचानक गायब हो गया था, लेकिन गायब होने से पहले उसने अपने रूम में 2 कैमरास लगाकर कुछ रिकॉर्ड किया था, जो कि उन दोनों टेप्स में है। वो टेप रियल है या फेक इसका पता लगाएंगे कॉरिडोर डिजिटल चैनल वाले, जो वीएफएक्स को एनालाइज करते हैं। फाइनली वो फुटेज सबको दिखाई जाती है और उसे देखने के बाद सब के सब हैरान थे। कोई उसे वेरीफाई नहीं कर पाया, तो अब हम भी देख लेते हैं। वो लड़का अपने बेड पर सो रहा था, तभी एक एलियन उसके रूम में आ जाता है और उसके मुंह के थ्रू उसकी बॉडी में से अंडे निकालने लगता है। अंडे निकालने के बाद वो कैमरा उठाकर उसके मुंह में घुसा देता है और बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो VHS मूवीज के हिसाब से ये मूवी काफी फ्रेश है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें कोई न्यूड सीन नहीं है, जो इसे बिना न्यूडिटी वाली पहली VHS मूवी बनाता है। यानी चेंज तो है।
लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये क्लीन है, और क्लीन से मेरा मतलब है कि VHS मूवी के हिसाब से क्लीन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, वरना हर बार खिचड़ी बन जाती है। इसी वजह से कई लोग इस फ्रेंचाइज को देखते भी नहीं। लेकिन इस बार थीम के हिसाब से सब कुछ ठीक बैठ गया। थीम ने सारी स्टोरीज को जोड़ लिया, और अभी तक तो अगला पार्ट अनाउंस नहीं हुआ। जब भी होगा मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप बताइए इनमें से सबसे अच्छी टेप आपको कौन सी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन नैनो पार्टिकल्स की तरह बार बार आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।